नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स इन इंडिया, जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, दीज टूल्स आर यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो दोस्तों, इसका मेन एम होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर करना। आरबीआई इसके लिए कुछ पावरफुल टूल्स यूज करता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये टूल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इट्स एम इज टू कंट्रोल वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड इट अफेक्ट्स ओवरऑल मनी सप्लाई। यानी कि क्वांटिटेटिव टूल्स का मेन एम होता है क्रेडिट के वॉल्यूम यानी कितना लोन दिया जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी लोन लेने का खर्चा, जिसे हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, उसको कंट्रोल करना। जब सेंट्रल बैंक इन टूल्स का यूज करता है तो पूरी इकोनॉमी में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसकी मात्रा पर सीधा असर पड़ता है। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और अगर कम होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो सकती है। इसलिए क्वांटिटेटिव टूल से सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को बैलेंस में रखने की कोशिश करता है। तो चलिए अब हर एक टूल को डिटेल में समझते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमी का ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहला क्वांटिटेटिव टूल है बैंक रेट, जिसे हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ये आरबीआई का एक टूल है जो मार्केट में पैसे का फ्लो कंट्रोल करने के काम आता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, इट मीन्स आरबीआई बायज और रीडिस्काउंट्स बिल्स फ्रॉम बैंक्स। यानी कि बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन देता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। इसमें कोई एग्रीमेंट या सिक्योरिटी वापस लेने का सिस्टम नहीं होता, जैसे रेपो रेट में होता है। तो अब सवाल आता है कि आरबीआई बैंक रेट के थ्रू बैंक्स को कैसे लोन देता है। तो देखिए, जब बैंक्स के पास कैश की कमी होती है तो वो आरबीआई के पास जाके अपने फाइनेंशियल बिल्स जैसे प्रोमिसरी नोट्स या कॉमर्शियल बिल्स ले जाते हैं। आरबीआई उन बिल्स को खरीद लेता है या उनका डिस्काउंट करके बैंक्स को पैसा देता है। इसी प्रोसेस को रीडिस्काउंटिंग कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो इंटरेस्ट रेट लगता है वही बैंक रेट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है तो इसका मतलब है कि बैंक्स को आरबीआई से लोन लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब लोन लेना महंगा हो जाता है तो बैंक्स भी पब्लिक को ज़्यादा महंगा लोन देती है। इससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाता है, यानी मनी सप्लाई कम हो जाती है। आरबीआई ये स्टेप तब लेता है जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है तो बैंक्स को सस्ता लोन मिलता है। फिर वो पब्लिक को भी लोन देने में इंटरेस्ट कम रखते हैं। इस केस में लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, खर्च करते हैं, और इससे बिजनेस भी ग्रो करता है। इससे मार्केट में भी मनी सप्लाई बढ़ जाती है। आरबीआई ये स्टेप तब लेता है जब इकोनॉमी स्लो चल रही हो या डिमांड कम हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा बैंक रेट एक इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है आरबीआई के तरफ से। अगर रेट बढ़ता है तो समझ जाइए आरबीआई पैसे का फ्लो कम करना चाहता है, और अगर रेट घटता है तो आरबीआई चाहता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आए। इसका इफेक्ट लोन, बिजनेस और ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में, जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का काम है बैंक्स को डेली कैश की प्रॉब्लम से बचाना। कभी कभी बैंक्स के पास पैसा कम होता है तो आरबीआई उनकी मदद करता है, और कभी कभी उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आरबीआई उस पैसे को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि ये आरबीआई का एक ऐसा सिस्टम है
जिससे बैंक्स अपने शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत को मैनेज करता है। ये दो तरीके से हो सकता है, रेपो रेट के थ्रू या फिर रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट के बारे में। तो देखिए, जब किसी बैंक को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखकर पैसा लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेपो और इस पर लगने वाला इंटरेस्ट होता है रेपो रेट। ये पैसे बैंक्स अपने डेली ऑपरेशंस के लिए यूज करता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो इसका सीधा मतलब है जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई को खुद पैसों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है जो वो यूज नहीं कर रहे तो आरबीआई उनका पैसा ले लेता है ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा ना घूमे। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स रेपो और इस पर आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। यही इंटरेस्ट होता है रिवर्स रेपो रेट। अब सवाल आता है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो हेल्प्स बैंक्स टू मैनेज डेली मिसमैच। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर बैंक के पास हर दिन पैसे की सिचुएशन अलग होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक ऐसी आरबीआई विंडो है जो इन डेली मिसमैचेस को बैलेंस करता है। इससे बैंकिंग सिस्टम स्मूथली चलती है और लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं होती। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है। इसका यूज इसलिए होता है ताकि इकोनॉमी में पैसा ना ज़्यादा हो ना कम। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल है रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसमें आता है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लेकिन इन दोनों टूल्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डीटीएल यानी कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज और एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होता है। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बैंक्स के डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डीटीएल यानी कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के बारे में। तो देखिए, जब हम बैंक के डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के लिए ये पैसा सिर्फ एक अमानत नहीं होता बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। और इसी जिम्मेदारी को टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है डीटीएल यानी कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये डीटीएल बताता है कि बैंक के ऊपर कितनी लायबिलिटी है यानी कि कितना पैसा उसे कस्टमर्स को वापस देना है और कब देना है। कुछ पैसा तुरंत देना होता है जब कस्टमर्स मांगे, जिसे हम डिमांड लायबिलिटीज कहते हैं, और कुछ पैसा एक फिक्स टाइम के बाद देना होता है जैसे फिक्स डिपॉजिट्स, और इसे हम टाइम लायबिलिटीज कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरिटिकल नहीं है बल्कि ये आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि बैंक को कितना पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा, जैसे कैश रिजर्व रेशियो। तो चलिए इसे एग्जांपल्स के साथ सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड लायबिलिटीज के बारे में। तो ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कस्टमर कभी भी बैंक से निकाल सकता है। बैंक को इन पैसे को हर वक्त रेडी रखना पड़ता है। इसमें सबसे पहले आता है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, जिसे बिजनेसेज या आम आदमी कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट, जिनका पैसा बैंक को तुरंत देना पड़ता है जब प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट्स, यानी कि जिनकी मैच्योरिटी डेट निकल चुकी होती है पर पैसा विड्रॉ नहीं किया गया होता। यहाँ पे चौथा पार्ट है डिमांड पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट्स। ये इसलिए क्योंकि सेविंग अकाउंट से भी पैसा तुरंत निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे टाइम लायबिलिटीज के बारे में। तो देखिए, ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनके लिए बैंक को तुरंत पैसा नहीं देना पड़ता बल्कि एक फिक्स टाइम के बाद देना होता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फिक्स डिपॉजिट्स, जिसमें पैसा एक फिक्स टाइम के लिए लॉक होता है। इसके अदर एग्जांपल्स है टाइम पार्ट ऑफ सेविंग अकाउंट्स एंड स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को बैंक के स्टाफ से लिए जाते हैं फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड। तो दोस्तों, डीटीएल यानी कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज से यह पता चलता है कि बैंक के पास कितना पैसा है जो तुरंत
या बाद में वापस करना है। तो चलिए अब बात करते हैं एनडीटीएल के बारे में। तो दोस्तों एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये टर्म बैंक्स और आरबीआई के बीच फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब है वो टोटल पैसा जो बैंक को अपने कस्टमर्स को वापस देना है, लेकिन इसमें से वो पैसा माइनस कर दिया जाता है जो बैंक ने दूसरे बैंक्स के पास डिपॉजिट कर रखा होता है। तो इसका फॉर्मूला हुआ एनडीटीएल इज इक्वल्स टू डीटीएल माइनस बैलेंसेज विथ अदर बैंक्स। यानी टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में से दूसरे बैंक्स के पास रखा गया पैसा माइनस कर दो, जो बचा वही होता है एनडीटीएल। अब सवाल आता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एनडीटीएल वो अमाउंट होता है जिसके लिए बैंक एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल है, यानी बैंक की असली जिम्मेदारी अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट्स के लिए। ये दिखाता है कि बैंक के पास कितना पैसा है जो उसे संभाल के रखना होगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एनडीटीएल। तो देखिए इट इज यूज टू कैलकुलेट एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि एनडीटीएल का यूज आरबीआई दो मेजर चीज़ों के कैलकुलेशन के लिए करता है जो हर बैंक के लिए मैंडेटरी होते हैं। यहाँ पे पहला है एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट गोल्ड या अप्रूव सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे दूसरा है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा एनडीटीएल एक बेस वैल्यू है जिसके ऊपर आरबीआई बैंक से सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने को कहते हैं। इसलिए ये टर्म बैंकिंग रेगुलेशन में बहुत क्रूशियल होता है। तो इस स्लाइड में हमने डीटीएल और एनडीटीएल को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में। इसके जरिए आरबीआई कंट्रोल करता है कि बैंक्स कितना पैसा पब्लिक को लोन के रूप में दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड हिस्सा रिजर्व रखना पड़ता है। ये रिजर्व या तो आरबीआई के पास होता है या बैंक के पास ही स्पेसिफिक फॉर्म में। इससे इंश्योर किया जाता है कि बैंक्स के पास हमेशा कुछ पैसा सेफ रहे इमरजेंसी के लिए और वो ओवर लेंडिंग ना करे। आरबीआई दो तरीकों से रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को लागू करता है। पहला है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो चलिए दोनों को एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। तो देखिए इट इज ए पोर्शन ऑफ एनडीटीएल टू बी केप्ट इन कैश विथ आरबीआई एंड देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन सीआरआर। यानी कि हर बैंक को अपने एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक फिक्स्ड परसेंटेज कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब हम डिस्कस करेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बढ़ने या घटने का इफेक्ट। तो देखिए जब आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है तो बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का ज़्यादा हिस्सा कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। क्योंकि ये पैसा आरबीआई के पास लॉक हो जाता है, इस पर बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं कमाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पैसा बैंक के डेली ऑपरेशंस में यूज नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब है कि बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम फंड बचता है। इससे मार्केट में लेंडिंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकता है और मनी सप्लाई घट जाता है। ये स्टेप आरबीआई तब उठाता है जब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना हो। जैसे मान लीजिए एक बैंक के पास 1000 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है। अब मान लीजिए आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो फिक्स किया है 4%। इसका मतलब बैंक को अपने 1000 करोड़ में से 40 करोड़ कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ेगा। यहाँ पे बचा 960 करोड़। ये पैसा बैंक लोन देने या इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकता है।
अब मान लीजिए आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहता है और कैश रिजर्व रेशियो को 4% से बढ़ाकर 6% कर देता है। इस केस में बैंक को अपने 1000 करोड़ डिपॉजिट में से 60 करोड़ आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। यानी अब बैंक के पास लोन देने के लिए सिर्फ 940 करोड़ ही बचेगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट में लोन कम मिलेगा, पैसा का फ्लो कम होगा और इन्फ्लेशन को थोड़ा ब्रेक मिलेगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को कम करता है तो बैंक्स के अपने डिपॉजिट्स का कम हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसका मतलब ज़्यादा पैसा बैंक के पास फ्री होता है जो वो लोन्स देने, बिजनेस फाइनेंस करने या अदर प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इससे मार्केट में लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ती है, बिजनेसेस को फंड मिलते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा का फ्लो तेजी से बढ़ता है। आरबीआई ये कदम तब उठाता है जब ग्रोथ को बूस्ट करना हो या लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो। जैसे अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को 6% से कम करके 3% कर देता है तो बैंक को 1000 करोड़ में से सिर्फ 30 करोड़ ही आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब उसके पास 970 करोड़ लोन या इन्वेस्टमेंट के लिए बचा, यानी ज़्यादा पैसा अवेलेबल है मार्केट में। इसका रिजल्ट ये होगा कि बैंक ज़्यादा लोन देगा, बिजनेसेज को कैपिटल मिलेगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी और ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कैश रिजर्व रेशियो का ऊपर या नीचे जाना डायरेक्टली डिसाइड करता है कि बैंक्स के पास पैसा कितना अवेलेबल होगा लेंडिंग के लिए। ये आरबीआई का एक पावरफुल टूल है जिससे वो इकोनॉमी की स्पीड को ब्रेक या एक्सीलरेटर दोनों दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। तो देखिए, इट इज ए पोर्शन ऑफ एनडीटीएल टू बी केप्ट विथ बैंक इटसेल्फ एज कैश, गोल्ड और आरबीआई नोटिफाइड सिक्योरिटीज। यानी कि इसमें भी बैंक्स को अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन % रिजर्व रखना पड़ता है, लेकिन इस बार पैसा कैश फॉर्म में नहीं बल्कि स्पेसिफिक लिक्विड एसेट्स में रखना होता है। बैंक्स एसएलआर को कैश, गोल्ड या आरबीआई द्वारा नोटिफाई किए गए अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखते हैं। ये एसेट्स आसानी से बेचे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें लिक्विड कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इसका रेंज क्या होता है। तो देखिए, आरबीआई ने इसका रेंज फिक्स किया है 0% से लेकर 40% तक। आरबीआई इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से इसको बढ़ा या घटा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज इंटरेस्ट ऑन एसएलआर। तो देखिए, कैश रिजर्व रेशियो के केस में बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि पैसा कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास होता है। लेकिन एसएलआर में पैसा गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट होता है जहां बैंक को इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता है। यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी होता है। अब डिस्कस करते हैं एसएलआर का बढ़ने या घटने का इम्पैक्ट। तो देखिए, अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ता है तो बैंक को ज़्यादा पैसा लिक्विड फॉर्म में रिजर्व करना पड़ता है। इससे लोन देने के लिए पैसा कम बचता है जिससे लेंडिंग और मनी सप्लाई दोनों कम हो जाते हैं। और अगर एसएलआर कम होता है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा लोन या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इससे लेंडिंग बढ़ती है और इकोनॉमी में पैसा का फ्लो तेज होता है। अब सवाल आता है एसएलआर मेंटेन ना करने पर क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई बैंक रिक्वायर्ड एसएलआर मेंटेन नहीं करता तो आरबीआई उस पर डेली बेसिस पर पेनल्टी लगाता है। ये स्ट्रिक्ट रूल है जिसका पर्पज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आरबीआई के ऐसे टूल्स हैं जो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कंट्रोल करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखा जाता है, जबकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में बैंक के पास ही रखा जाता है। इन दोनों का अप एंड डाउन होना डायरेक्टली लेंडिंग और मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल है एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक्स आरबीआई से ओवरनाइट लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका यूज़ तब होता है जब बैंक अपना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का लिमिट पहले ही यूज कर चुके होते हैं।
यानी जब बैंक्स को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है अर्जेंट सिचुएशन में, तो वो एमएसएफ का यूज करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एमएसएफ के थ्रू बैंक सिर्फ अपने एनडीटीएल का 1% तक ही पैसा बोरो कर सकते हैं, यानी इसका यूज लिमिटेड है, सिर्फ क्रिटिकल नीड्स के लिए ही इसका डिज़ाइन किया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक पैनल फैसिलिटी है। इसका रेट होता है रेपो रेट प्लस 0.25%, यानी अगर रेपो रेट 6.5% है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होगा 6.75%। अब सवाल आता है कि इसका पर्पज़ क्या है। तो देखिए, इट एक्ट्स एज ए पैनल बोरोइंग फैसिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई बैंक्स को मैसेज देता है, अगर तुम्हें नॉर्मल लिक्विडिटी से ज़्यादा पैसा चाहिए तो तुम्हें ज़्यादा रेट पर पैसा मिलेगा। इससे बैंक्स को डिसिप्लिन मिलता है कि वो लिक्विडिटी का सही यूज करे। तो दोस्तों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक इमरजेंसी बैकअप है बैंक्स के लिए, लेकिन यह पैसा लिमिटेड अमाउंट के लिए और हायर रेट पर मिलता है, ताकि बैंक्स उसका मिसयूज ना करे। तो बात करते हैं एक और पावरफुल टूल की, जिसका यूज आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए करता है, और इसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इस टूल के थ्रू आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है, ताकि बैंकिंग सिस्टम में पैसा का फ्लो मैनेज किया जा सके। ये टूल डिमांड सप्लाई के थ्रू लिक्विडिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है तो क्या होता है। तो देखिए, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है तो वो पैसा बैंक्स को देता है, यानी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है। इस केस में बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होता है, जिससे लेंडिंग बढ़ सकती है। अब समझते हैं कि आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है तो क्या होता है। तो देखिए, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है तो बैंक्स उससे सिक्योरिटीज खरीदते हैं और पैसा आरबीआई को दे देते हैं। इससे बैंक्स के पास पैसा कम होता है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में आरबीआई अगर सिक्योरिटीज खरीदता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, जबकि आरबीआई अगर सिक्योरिटीज बेचता है तो लिक्विडिटी घटती है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कंट्रोल दोनों में काम आता है। तो इस स्लाइड में हमने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ओपन मार्केट ऑपरेशन को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल की, जिसका नाम है मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम का मेन पर्पज़ क्या है। तो देखिए, इट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, यानी कि इसका मेन गोल होता है मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना। जब इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क होता है। ऐसे टाइम पर आरबीआई इसका यूज करता है। अब दोस्तों, समझते हैं आरबीआई कैसे लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए, इस स्कीम के अंडर आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है। जब लोग या बैंक्स ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो उनका पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। इससे मार्केट से पैसा निकल जाता है और लिक्विडिटी कम हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी सिक्योरिटीज बेचने खरीदने के लिए यूज होते हैं, लेकिन मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम जनरली तब एक्टिवेट होता है जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये एक टारगेटेड और कंट्रोल प्रोसेस होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम इज ए पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे दोस्तों स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज आरबीआई तब करता है जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं या एक्सपोर्ट से बहुत पैसा आता है। हमारे देश में जब बाहर से डॉलर आता है तब आरबीआई उसे रुपीज़ के एक्सचेंज में लेता है। इस प्रोसेस में आरबीआई मार्केट में बहुत सारे रुपीज़ इंजेक्ट करता है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क हो जाता है। इसी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई स्टेरिलाइजेशन करता है। इसका मतलब होता है कि आरबीआई मार्केट से एक्स्ट्रा रुपीज़ को वापस खींच लेता है। ये आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन या मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम के थ्रू करता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम एक स्पेशल टूल है जो तब यूज होता है जब मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाए। आरबीआई सिक्योरिटीज बेचकर पैसा वापस खींच लेता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का मॉनिटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वालिटेटिव टूल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।